हेलो फ्रेंड्स, आज हम रसायन विज्ञान के रिपीटेड प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि बिहार पीसीएस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से किसका पीएच मान या पीएच वैल्यू 7 है। ऑप्शन दिया है शुद्ध पानी, उदासीन विलयन या क्षारीय विलयन या अम्लीय विलयन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है और जो उदासीन विलयन होता है उसका भी पीएच मान 7 के बराबर होता है। इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 होता है। इसलिए इनमें से दोनों राइट आंसर हैं और इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि ब्रोमीन क्या होता है। ऑप्शन दिया है रंगहीन गैस, भूरी ठोस या लाल द्रव या अत्यंत ज्वलनशील गैस। तो ये ब्रोमीन एक लाल द्रव होता है और दिया है कि ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है और कमरे के तापमान पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन कौन सी हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन एसिटिलीन या हाइड्रोजन और एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के मिश्रण का प्रयोग हम वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अपक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। ऑक्सी एसिटिलीन। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो ये बहुत ही सदाबहार प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जस्ते की परत चढ़ी होती है, जिंक की। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिसको यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या है। तो यह एक सल्फोनेट होता है। डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं और डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। ऑप्शन दिया है गंधक, लोहा या मैग्नीशियम या जस्ता। तो इसमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर ई होगा। और आइए देखते हैं, पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहता है। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। तो मैग्नीशियम भी दिया है, जिंक भी दिया है, अतः इसका ऑप्शन ई होगा। अगला प्रश्न है, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है। तो नीला थोथा रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट है और इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O, कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु पूछा है। तो सबसे भारी धातु इसमें प्लेटिनम है, दिए गए ऑप्शनों में से। सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम में से प्लेटिनम इसका सही उत्तर होगा। अग्रलिखित प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से है। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है। इनमें से ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं और जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे के साथ कार्बन, निकिल और क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो कार्बन, निकिल और क्रोमियम को मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या। ऑप्शन दिया है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या जिप्सम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O और इसको 273 केल्विन पर गर्म करने पर या जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट हो जाता है और इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जो जिप्सम होता है उसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 होल ट्वाइस × H2O। अगला, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं। उसको एल्कीन कहते हैं। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोजन होते हैं।
अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल और इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है और इसका IUPAC नाम एथेनोइक एसिड होता है। इसमें कार्बोक्सिल अम्ल प्रकारात्मक समूह के रूप में लगा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो इसके पहले अभी हमने इस पर डिस्कस किया है और इसमें इसका राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है। यह सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड है। बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में काम करता है जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है जो बहुत तेजी से निकलती है। इसको उच्च दाब पर भरा जाता है बोतल में। खनिज मिनरल क्या है। तो अकार्बनिक ठोस पदार्थ को ही खनिज मिनरल कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज मिनरल प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला कार्बनिक ठोस है। अकार्बनिक ठोस। अगला है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा प्लूटोनियम। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। जो लिटिल बॉय था उसमें यूरेनियम का और फैटमैन में प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम का। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो प्राकृतिक तत्वों में हमेशा एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए ऑप्शनों में सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये हाइड्रोजन गैस होती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजिनेशन के द्वारा बनाया जाता है। इसमें निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है और यह क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है। तो आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है जिससे उसका आयोडिनाइजेशन हो जाता है और वह आयोडीकृत सॉल्ट या आयोडीकृत लवण कहा जाता है। पोटेशियम आयोडाइड की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण या टेबल सॉल्ट के समान होते हैं। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। खाने का नमक किससे बनता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, खाने का नमक किससे बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक बनता है। सभी जैव यौगिक अनिवार्यतः मूल तत्व हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है। कार्बन। संसार के सभी जैविक पदार्थ कार्बन यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन दिया है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडान। इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है और इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। टेफ्लॉन। तो इसका राइट आंसर होगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का एकलक बहुलक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है और इसे ठोस फ्लोरोकार्बन कहते हैं। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है। बेकेलाइट। तो बेकेलाइट फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनाया जाता है। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोलेनिन हाइड्राइड है और यह थर्मोसेटिंग फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया कंडेंसेशन रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायन वैज्ञानिक लियो बैकलैंड द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है,
ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह एक फैट का प्रकार है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होती है। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? 29। तो इसमें मुख्यतः होता है, ये एक गैस का मतलब रूप न होकर ये कई गैसों का मिश्रण होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा। आइए देखते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में हाइड्रोकार्बन गैसों का यह एक ज्वलनशील मिश्रण होता है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है और एलपीजी के रिसाव को पहचानने के लिए इसमें इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक, इसमें कोई सिंगल गैस नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। और ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी जो वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इसमें प्रमुखतः कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि साबुन ग्रीस को कैसे हटाता है? ऑप्शन दिया है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा या परासरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा पायसीकरण द्वारा। पायसीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है 32, इसमें सूची को मिलाना है और ऑप्शन दिया है एस्पार्टम, फ्रेयान, नियोप्रीन, बेनाड्रिल। तो इसको मिलान करना है और इसके मिलान का राइट आंसर ई है। तो ए का मिलान 3 से होगा, तो ये एस्पार्टम क्या है? कृत्रिम मधुरक। और बी 4 से फ्रेयान क्या है? प्रशीतक है। और सी का 1 से नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। और बेनाड्रिल क्या है? एंटीहिस्टामिन। अगला प्रश्न है, ये आप इसका वो देख लीजिए, एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक, फ्रेयान प्रशीतक, नियोप्रीन संश्लेषित रबर और बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन इसको या एंटाहिस्टामिन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? HCl, HNO3, H2SO4 या H2CO3। तो इसका राइट आंसर होगा H2SO4। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों में प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादलों के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर अम्ल वर्षा कराती हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है, तो आयोग द्वारा इस प्रश्न को हटा दिया गया था। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड होता है और इसमें कारखानों से, पेट्रोल से, लकड़ी से या कोयला जलाने से ऑप्शन दिया है। नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा, इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखान, पेट्रोल, उच्च पदार्थ, तो इसमें से कई ऑप्शन सही हो सकते हैं। इस वजह से इसको 2005 में बिहार पीसीएस द्वारा हटा दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? फिर उसी प्रश्न को रिवाइज किया गया है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। फिर वही प्रश्न है, शुष्क बर्फ 2004 में भी पूछा गया था, इसका भी राइट आंसर सेम। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो कार बैटरी में विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इस सब में कार्बन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में सबसे सख्त कौन सा है? सबसे हार्ड पूछा गया है। ऑप्शन दिया है हीरा, क्वार्टज, प्लेटिनम या ग्लास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। अब तक प्राप्त सबसे कठोर धातु में हीरा का नाम पहले आता है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सारे हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़े होते हैं। इसके फलस्वरूप त्रिविमीय दृढ़ संरचना प्राप्त होती है और इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने में किया जाता है। पत्थर में छिद्र करने वाले औजार बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाने के परिरक्षण या कंजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। अगला ऑप्शन है पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु किसका मिश्रण है? तो पारद धातु पारद युक्त मिश्र धातुओं का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः
क्या है खाना बनाने वाली में, तो ये मीथेन होता है खाना बनाने वाली। अगला क्वेश्चन नंबर 44, निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन दिया है सीसा, पारा, निकिल या टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है ताप मापने के लिए। अगला प्रश्न दिया है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये सब्लिमेशन होता है। और अगला प्रश्न है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड अम्ल होता है। अगला प्रश्न दिया है, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो नींबू के खट्टा होने का एक ही रीजन है, वो सिट्रिक एसिड। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहनों से कई गैसें निकलती हैं, इस वजह से इसका ऑप्शन इसको भी कैंसिल कर दिया गया था। वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं और एक से अधिक विकल्प होने के नाते इसको हटा दिया गया था। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मैग्नीज की मात्रा को बढ़ाई जाती है। मैग्नीज की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाएंगे स्टील की कठोरता बढ़ती जाएगी। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया? इसका राइट आंसर होगा पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिच ब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेंड का ही शोधन किया था। अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। इसका कारण दिया गया है कि क्लोरीन के कारण। तो जो तैरने के तालाब में पानी की सफाई के लिए क्लोरीन डाला जाता है उसके कारण मनुष्य की त्वचा पे प्रभाव पड़ता है। और क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। अगला दिया है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। H2 को जलाने की प्रक्रिया ये दी गई है। ऑक्सीजन से जब यह अभिक्रिया करेगा तो 2H2 बनेगा जो कि पानी होता है। सोने को किस में घोला जाता है? ऑप्शन दिया है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में और अगला ऑप्शन दिया है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड में। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रिक एसिड भी दिया है, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड दोनों दिया है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है। एक्वारेजिया क्या है? नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है जो कि 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। तो कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से यह अभिक्रिया कर लेता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसलिए इसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है और वह धातु कौन सी है? तो वो तांबा है। तांबे के ऊपर जैसे ही तांबे को हम रखते हैं तो वायु से अभिक्रिया कर लेती है, उस पर एक हरे प्रकार की परत बन जाती है। वस्तुतः वह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है और इसे पटीना कहा जाता है। अगला है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? ये एक प्रकार का एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। अगला प्रश्न है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये दोनों नहीं सही होगा। और इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ये भी नहीं सही है। ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहती है, अतः दाब मापक प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है लोहा। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में अधिक विलेय होता है। तो विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलेय नहीं होता। विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वह धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस प्रदान करता है। जस्ते के एक आयतन भाग
जिसका घनत्व 7100 किग्रा प्रति मीटर घाते 3 है को दो आयतन भाग तांबे 8900 और से मिलाने पर पीतल बनता है, तो उस पीतल का घनत्व कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 8300 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। और इसको कैलकुलेशन किया गया है, ये प्रक्रियाएं हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई पीतल को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, एक भाग इसमें जस्ता है और दो भाग तांबा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आया है 8300 किग्रा मीटर घाते 3। अगला प्रश्न है कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसी को विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। इसमें इसको पोलराइज किया जाता है। और जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणायन हो जाता है। इससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव में परिणत हो जाता है। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण ऋणात्मक होता है और अल्फा कण हमेशा पॉजिटिव होता है। अल्फा कण पॉजिटिव होता है और ये बीटा कण निगेटिव होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए है? तो ये 2882 ये धातु संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उसकी द्रव्यमान संख्या 4 होगी। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये 2 + 2 = 4। अगला प्रश्न है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साक्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। अगला प्रश्न है एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र प्राप्त होगा? तो XH4 होगा। और अगला प्रश्न है भारी पानी वह पानी है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है। जब हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है तो वो हैवी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और इसको ड्यूटीरियम जो समस्थानिक होता है उसको ड्यूटीरियम कहते हैं। यदि जल का निर्माण H2 से न होकर D2 से होता है तो इस पानी को भारी पानी या D2O कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें आंसर है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या सेम रहेगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जब बदल जाएगी तो वह आइसोटॉप हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध किसका उदाहरण है? तो दूध एक इमल्सन का उदाहरण है जिसे कोलाइड कहते हैं। अगला प्रश्न है एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो इसका आखिरी उत्पाद एथाइल एल्कोहल होता है। अगला प्रश्न है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से एथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। फिर प्रश्न है कि अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग होता है, सीधी सी बात है। पीतल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पीतल में कॉपर और जिंक के मिश्रण को पीतल कहा जाता है। पीतल में कॉपर एवं जिंक मिला होता है। अगला प्रश्न है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक कहते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक दोनों है। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा गामा सभी को उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये किरणें क्रमशः धनावेशित ऋणावेशित और विद्युत उदासीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह गैस कौन सा है? तो वो नाइट्रोजन गैस है जो 78.09% है और सभी गैसों में सर्वाधिक है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है जिसमें अनेकों गैसें मिली हुई हैं। तो वायु अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन सर्वाधिक है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, फिर चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो ये एलिथ्रीन होता है। एलिथ्रीन का प्रयोग मच्छर भगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता का कारण।
तो जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। हास्य गैस के बारे में पूछा गया है, तो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के सूंघने पर हमें हंसी आती है और डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी करते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसके बाद इसका राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो सूची 1 त्वचा कैंसर, और फिर ध्वनि प्रदूषण, फिर वैश्विक तापन और ओजोन छिद्र। तो ओजोन छिद्र को हम कैसे, त्वचा कैंसर किससे होता है? ध्वनि प्रदूषण का मात्रक तो डेसिबल होगा। और वैश्विक तापन कैसे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होगा। तो ए त्वचा कैंसर का मिलान होगा किससे? इसका राइट आंसर बी दिया है। तो त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों से होगा। और ध्वनि प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण का मात्रक डेसिबल है। और वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड, और ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये यहाँ पे मिलान किया गया है। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये केमिस्ट्री की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है और फिर आपसे अगली सीरीज में मुलाकात होगी, साइंस का अंतिम सीरीज जो जीव विज्ञान है। तब तक के लिए धन्यवाद।